हेलो। कुछ बच्चों ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे लेक्चर लेने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे लेक्चर ले रहा हूँ मैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील करता है, जैसे पुलिस है, डीएम है, डीएसपी है, एसपी है। ये सब जो है कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक्चुअली इनको बनाया गया है। ठीक है, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इसी के ऊपर जो है, इसी के इर्द गिर्द हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ घूमता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सर आइवर जेनिंग ने अपने लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सर आइवर जेनिंग के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेफिनेशन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। सर आइवर जेनिंग ने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर और उनके ड्यूटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये सर आइवर जेनिंग की भाषा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ स्कोप्स हैं और नेचर हैं, जैसे कि ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये जजमेंट लॉ है। किसी जज ने कोई ऑर्डर पास किया, उससे वो बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका कोई एक्ट स्पेसिफिक नहीं है, न इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, ये ऐसे ही अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके मेन सोर्स माने जाते हैं। इसके बाद आ गया अपना बाई लॉज हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, इसके बाद है ऑर्डर्स है, रेगुलेशंस हैं। ये सब जो भी, जैसे प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, इससे भी लॉ बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। इसके बाद कोई जुडिशियल डिसीजन है, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो इसको भी माना जाता है सोर्स, जुडिशियल डिसीजंस को। इसके बाद कोई रेगुलेशंस पास हुए हैं, कोई बाई लॉज पास हुए हैं, ये सब भी सोर्सेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मेन 3 पिलर हैं। ठीक है, 3 पिलर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मेन। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है नेचुरल जस्टिस और तीसरा है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इस तीनों के बारे में बात करता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि भाई हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशियरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को पालन करेगा और समाज में उसको डील करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जुडिशियरी इंटरप्रेट करने के लिए रहती है कि कहीं कोई लॉ ऐसा बनाया गया है जिससे फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट ना हो। ठीक है, तो ऐसा तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस तीनों को हिंदी में यही बोलते हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ठीक है, इसके बाद है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है नैसर्गिक सिद्धांत। ठीक है, जैसे मुझे खाने का है, मुझे खाना है, तो ये हमारा क्या है, खाने का अधिकार एक नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल ये है। ठीक है, अभी सेपरेशन ऑफ पावर हमने बता दिया आपको। इसके बाद है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के अंदर 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया है। पहला है रूल अगेंस्ट बायस, दूसरा है रूल ऑफ हियरिंग, फेयर हियरिंग और तीसरा है रीजन डिसीजन। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है नेचुरल जस्टिस को। रूल अगेंस्ट बायसनेस का मतलब होता है कि कोई भी जज है, अगर कोई उसका परिवार वाला कोई किसी का केस है, तो ऐसा नहीं करेगा कि मेरे परिवार वाले के फेवर में हम जजमेंट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको लॉ को ध्यान में रख के जिसके पक्ष में जाता है आप उसके पक्ष में फैसला देंगे, आप बायस नहीं हो सकते, ऐसा रूल अगेंस्ट बायस। इसके बाद दूसरा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, मतलब ऑडी अल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत पे चलता है कि भाई आपने एक पार्टी का सुना है तो आपको दूसरे पार्टी का भी सुनना चाहिए। एक पार्टी का सुन के आप किसी को फैसला नहीं सुना सकते, तो ये नेचुरल जस्टिस बोलता है कि आपको दोनों तरफ का सुनना पड़ेगा। तीसरा है रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन का मतलब होता है स्पीकिंग ऑर्डर, मतलब आपने कोई जजमेंट पास किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस आधार पर ये जजमेंट पास किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि ये इस केस में सुजीत की ये प्रॉपर्टी हो गई, तो हो गई तो क्यों हो गई आपको बताना पड़ेगा ना सामने वाले को। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने सुजीत के पक्ष में कैसे दिया? तो ये रीजन ऑर्डर होना ही चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है 3 चीज़ें आती है रूल ऑफ लॉ के अंदर भी। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा है इक्विटी ऑफ लॉ और तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल राइट।
ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई लॉ सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे। प्राइम मिनिस्टर है तो भी उसके लिए लॉ बराबर, लॉ एक ही है। अगर कोई गरीब आदमी अगर किसी का मर्डर करता है तो भी उसको सज़ा होगा, और अमीर आदमी करेगा तो भी उसको सज़ा होगा। लॉ सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर। प्रधानमंत्री है तो उसको भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कोई गरीब आदमी है तो भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सबसे ऊपर कौन है? लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई कानून के नज़र में सब बराबर। अगर कोई अंधा है और उसने किसी को मारा है, और कोई जिसके पास आँख है वो किसी को मारा है, तो ऐसा नहीं कि वो अंधा है यार उसको माफ़ कर दो, नहीं। लॉ के हिसाब से वो भी मुजरिम है और ये भी मुजरिम है। अंबानी का बेटा ने किसी को मारा और किसी फकीर के बेटे ने मारा, सज़ा दोनों को होगा, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ लॉ है। कानून के नज़र में सब बराबर है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के फादर को बोला जाता है एडवर्ड कॉक, मतलब जो है रूल ऑफ लॉ बनाने वाला जो था उसको बोला जाता है एडवर्ड कॉक, ठीक है। और नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल जस्टिस के कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। नेचुरल जस्टिस में जैसे एकेडमिक एवेल्यूशन हो रहा है तो उसमें नेचुरल जस्टिस का ख्याल नहीं रखा जा सकता। अभी एकेडमिक इवैल्यूएशन हुआ है तो आप बोलेंगे इक्वल, हम दोनों तो इक्वल हैं, हम दोनों के आंख बराबर हैं, हम दोनों एग्ज़ाम अच्छे से लिखे थे तो उसके मार्क्स ज़्यादा क्यों, आप मेरे मार्क्स कम क्यों, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। एकेडमिक इवैल्यूएशन में नेचुरल जस्टिस एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। इमरजेंसी में, इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो है आप बोलोगे मुझे खाने का अधिकार है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। अब इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा है तो आप बोलोगे मुझे खाने का अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है, मुझे ये बात करने का अधिकार है, तो नहीं चलेगा ना। तो ये सब एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जो मैंने बताया आपको, सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस, तीनों के मैं दो केस लॉ बता देता हूँ आप लोगों को, एग्जाम में पूछा जाता है इस ये केस लॉ के आधार पर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड केस है केशवानंदा भारती केस, ठीक है। इस केस में कहा था कोर्ट ने कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद दूसरा था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इज अ ब्रॉड सेंस ओनली, अ रिजिड स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एज अंडर द अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू इंडिया, ठीक है। तो ये बोले थे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंडिया में एकदम ब्रॉड सेंस में यूज होता है, अदर देश के जैसे नहीं एकदम स्ट्रिक्टली कि भाई ये तो ये नहीं। हमारे यहाँ अगर कोई लॉ पास करना है, अगर प्रेसिडेंट ने नहीं पास किया, अगर पार्लियामेंट नहीं करता है तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कर देते हैं ऑर्डिनेंस पास करके, बराबर। जबकि काम किसका है? पार्लियामेंट का था, लेकिन पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं बैठेगा तो प्रेसिडेंट पास कर देता है ऑर्डिनेंस कि भाई ये लॉ फिलहाल इस तरीके से लागू होगा, ठीक है। कोई ऐसा कानून बनाना है तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। लेकिन आपको पता होगा निर्भया वाले केस के बाद फिर ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया था। हालांकि गाइडलाइन या कानून का कोई भी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट को करना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली नहीं है कि हम एक दूसरे के काम में हाथ नहीं घुसाते हैं, हर दूसरे एक दूसरे के हाथ में काम में हाथ घुसा देते हैं। तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, लेकिन वाइड ब्रॉडली यूज करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है दो केस लॉ है इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। इसमें है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिप्राइविंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल। द लॉ ऑफ प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी फैंसीफुल एंड इवेसिव, ठीक है। लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए और एकदम लॉ जो है पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को जो है कर्टेल ना करे, उनके फंडामेंटल राइट को, उनके पर्सनल लिबर्टी को के साथ रीजनेबल मैच हो, ठीक है, फेयर जस्टिस हो, इसके बारे में आर्बिट्रेरी ना हो, इसके लिए ये जजमेंट आया था। फिर है केशवानंदा भारती का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अलावा रूल ऑफ लॉ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में। नेचुरल जस्टिस के लिए भी दो केस लॉ हैं, ठीक है, जो कि
पहला है आपका रिज वर्सेस बाल्डविन। इस केस में क्या होता है, मिस्टर रिज वॉज कांस्टेबल, हाँ मिस्टर रिज कांस्टेबल के पोस्ट पर होता है 33 साल से, ठीक है, इस पोस्ट पर रहता है वो। एक दिन उसके खिलाफ कोई लापरवाही का शिकायत उसके ऑफिसर करते हैं, ठीक है, और ऑफिसर के कहने पर वॉच कमेटी बैठती है और उसको निकाल देती है, ठीक है, कि भाई तुम्हारी लापरवाही हमको पता चली है। लेकिन लापरवाही पता चली है तो आप सामने वाले से पूछोगे ना कि भाई तुम्हारा क्या इस पर प्रतिक्रिया है, तुम्हारे खिलाफ आया है ये कंप्लेंट। उसका बिना सुने उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, जॉब से। तो वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट ने कहा कि देखिए सही बात है कि उससे लापरवाही हुई है, मान भी ले एक बार हुई है, लेकिन आपको उनका सुनना चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या कहना है इस पे। आपने सीधा उसको निकाल दिया तो ये तो गलत है ना। तो ये रूल ऑफ लॉ के नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आपको दोनों तरफ सुनना चाहिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम हियर दी बोथ पार्टी, ठीक है। दूसरा केस लॉज है AK कृपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वहाँ पे एक चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, ठीक है, कार्यरत। अब एक चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के लिए एक वैकेंसी निकलता है, ठीक है। तो उसका जो होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं, उसी में वो भी बंदा होता है जो पहले से उसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जो दोनों जज रहता है वो तो रहता ही रहता है, वो तीसरा बंदा भी रहता है जो पहले से काम कर रहा होता है और उसने एग्ज़ाम भी दिया होता है। और वो तीनों जज मिलके खुद से ही इस जो पहले से जॉब करता था उसको नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। तो एक जो बंदा था बाहर का, उसको पता चला कि यार ये तो पहले से ही उधर काम करता था और ऊपर से उसने वो जज भी बना खुद से उसमें, और खुद भी एग्ज़ाम भी दिया था और खुद सेलेक्ट भी हो गया। तो उसने कोर्ट में उसको चैलेंज किया था कि कोई भी बंदा वो पहले से उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और खुद से ही उसमें जज भी बन गया वो, और खुद से ही एग्ज़ाम भी दिया था उसी में और खुद को सेलेक्ट भी कर लिया, ये कैसे होगा? ये तो गलत बात है ना, बायस हो गया, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बायसनेस का खिलाफ है। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये गलत है, ठीक है, कि आप अगर उसमें एग्ज़ाम देते हो तो आप इंटरव्यूअर कैसे हो सकते हो? अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए आप खुद भी दे रहे हो तो आप उसमें इंटरव्यूअर कैसे बन सकते हो? अगर इंटरव्यूअर बने हो तो स्वाभाविक है कि आप दोनों के आपके साथ जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा वो तो पहले आपको ही चुनेगा। तो ये रूल अगेंस्ट बायस का तो पूरा वायलेशन है ना, नेचुरल जस्टिस के वायलेशन है। तो कोर्ट ने जो है वो कैंसिल कर दिया था उसका वो, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो आपको जानना चाहिए। एक आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी अपने पावर को डेलीगेट करता है, किसी और को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जैसे मैं मान के चलो SP हूँ तो मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरे पास पावर है, लेकिन मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना। तो मैं अपने नीचे के अथॉरिटी को, जो हमारे इन्फीरियर अथॉरिटी होंगे, उसको बोल दूंगा कि भाई कि ये काम तुम कर लेना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पावर डेलीगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने पावर नीचे वाले को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई सांसद है या कोई पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ, तो लॉ पास हुआ तो लॉ किसको जाएगा? सीधा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो कानून किसके पास जाएगा? एग्जीक्यूट करने के लिए जो DCP होगा, जो DGP होगा एरिया का, उसके पास जाएगा ना। तो अब DGP के पास आया तो पार्लियामेंट ने अपने पावर को क्या किया? डेलीगेट किया। किसको? DGP को, ठीक है। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो उन्होंने अपने पावर DGP को दिया कि भाई तुम अपने हिसाब से कानून बनाओ। और जैसे आपको याद दिलाऊं, कोरोना काल में तो हर जगह तो पार्लियामेंट अपना कानून नहीं थोप सकता ना, तो DGP को पावर दे दिया कि भाई तुम्हारे एरिया में देख लो, अगर मास्क ज़रूरत है तो कानून बना दो, मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क पहनने का कोई कानून नहीं था इंटरनेशनल, ठीक है, लेकिन हर एरिया में जैसा जैसा कोरोना था वैसा वैसा अपना DGP जो ऊपर के रैंक के अधिकारी होते हैं वो अल्टीमेटम जारी करते थे। तो ये क्या था? ये पार्लियामेंट ने उनको पावर डेलीगेट किया, ठीक है, लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब DGP अगर अपना पावर किसी नीचे के अथॉरिटी को देगा तो उसको बोला जाता है सब डेलीगेशन। मतलब DGP भी तो है, पूरे जिला में हर जगह नहीं जा सकता ना, तो अपने पावर को नीचे के अथॉरिटी को दे देगा, DCP को, SP को, ठीक है, और फिर वो उसका काम करेगा, पूरा एरिया को कोऑपरेट करेगा। तो इसको बोला जाता है सब डेलीगेशन।
जब पार्लियामेंट किसी को पावर डेलीगेट करता है तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, ठीक है। और जब वो डेलीगेटेड बंदा किसी और को ट्रांसफ़र करेगा तो वो सब डेलीगेशन कहलाता है, ठीक है। तो आर्बिट्रे ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो मेनली यही है, ठीक है। इसके बाद कुछ है नहीं खास। इसके बाद आपको जो है जुडिशियल रिव्यू होता है। एक ये भी बता दूं मैं आपको, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि भाई कोई भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, कोई लेजिस्लेचर बनाया है किसी पार्लियामेंट ने, तो आपको उस कानून को, वो कानून वैध है या नहीं है, उसके लिए आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हो कि भाई इसका आप जुडिशियल रिव्यू करो कि ये कानून हित में है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, एक्सेस और अब्यूज ऑफ पावर, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और एनी लॉ विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कोई लॉ बनाया है पार्लियामेंट में और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो अगर कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है कहीं पे तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर किसी अथॉरिटी ने अपने पावर का मिसयूज किया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी अधिकारी ने अपने जुडिशियल जुरिस्डिक्शन का जो है एक्सरसाइज नहीं किया है बराबर तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में दो तरीके का होता है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, एक होता है हाई कोर्ट के तहत। अगर आपको जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चाहिए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो, ठीक है। और या आर्टिकल 136 के तहत SLP फाइल कर सकते हो कि भाई हमारा ये मामला है, आपको ही सुनना चाहिए। अपील में जाते हैं हम लोग, स्पेशल लीव पिटीशन बोला जाता है उसको। तो 136 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो, ठीक है। अभी यही पावर हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 226 में, 226 में, रेमेडी फॉर फंडामेंटल राइट। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो और आप जो है रिट फाइल कर सकते हो 226 के तहत, ठीक है। अब रिट क्या होता है? रिट होता है 5 तरीके का, ठीक है। रिट होता है फंडामेंटल राइट अगर आपके वायलेट होते हैं किसी भी तरीके से तो उसके लिए रिट का प्रावधान किया गया है। 5 तरीके का रिट होता है। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है को वारंटो, चौथा होता है प्रोहिबिशन और पांचवा होता है सर्टियोरारी, ठीक है, सरसोरारी बोलते हैं उसको। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस बॉडी, किसी ने किसी के बॉडी को इलीगल डिटेन किया है, किसी को बंद करके रखा है, उसके लिए अगर आपको ये पिटीशन फाइल करना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में तो आपको हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है किसी अथॉरिटी ने अपना काम बराबर नहीं किया है, ठीक है, तो और या बराबर नहीं करना चाह रहा है तो, ठीक है, तो कोई अगर किसी का कंप्लेन करता है कि सर ये अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट जो है उनको ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं अब कमांड करूंगा आपके ऊपर, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है आपको। इसके बाद है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि कोई भी अधिकारी है, जैसे मान के चलो कोई बस कंडक्टर है, ठीक है, बस ड्राइवर है। अब बस ड्राइवर है वो और पता चला कि वो बस का टिकट भी चेक कर रहा है तो ये तो गलत है ना। उसको जो अथॉरिटी दिया गया तुमको बस चलाने का दिया है, तुम बस चलाओ, टिकट चेक करने के लिए अलग रखा है ना। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट वहाँ वायलेट होता है तो आपके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट ऑफ को वारंटो लगाओ कि उससे पूछे कि किस अथॉरिटी से वो टिकट चेक कर रहा था। उसका अधिकार नहीं है। टीटी बनाया गया है अलग प्लेटफॉर्म, उसको अलग दिया गया है, टीटी को अलग डिपार्टमेंट, तो ये ड्राइवर कैसे टिकट चेक करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाय व्हाट अथॉरिटी, कोर्ट पूछेगा किस अथॉरिटी से आप ये जॉब को होल्ड किए हो, आपको तो बस चलाने का दिया था ना, टिकट चेक कैसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसा। इसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये प्रोसीडिंग गलत चल रहा है तो आप कोर्ट ऊपर के कोर्ट में हाई कोर्ट में जाके रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा दो कि भाई आप उसके प्रोसीडिंग को रोकिए, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इनका जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है और ये प्रोसीड कर रहे हैं मैटर को, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है लगाया जाता है, स्टॉप प्रोसीडिंग इसके लिए, ठीक है। सर्टियोरारी का मतलब होता है ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग। जैसे मान के चलो किसी भी कोर्ट में मामला चल रहा है और आपको लगता है कि भाई यहाँ इस कोर्ट में जो मामला है वो उनके हित में, वो उनके हक में फैसला नहीं आने वाला है,
ठीक है, या कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है, ठीक है, और आप ऊपर के कोर्ट को अप्रोच करते हो कि यहाँ से आपका मैटर ट्रांसफ़र कर दे कहीं और पे या अपने पास ले आए, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे रहेगा तो वहाँ के जो जज हैं वो बायस हैं या एक्स्ट्रा जुडिशियल टेरिटरी में कर रहे हैं वो, ठीक है, कुछ भी ऐसा है तो उसके प्रोसीडिंग को वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए आप रिट ऑफ सर्टिऑररी अप्लाई करते हो, ठीक है। इसके बाद होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कोई प्रिंसिपल है और उसका सर्वेंट है, तो जो भी सर्वेंट की गलती होगी उसके लिए प्रिंसिपल बराबर का लाइबल होगा। मैंने एक ड्राइवर रखा है और मैं ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा हूँ कार में, ठीक है, और कार का ड्राइवर जो है किसी के ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं लाइबल हूँगा। अगर उसको जुर्माना देना है 1 लाख रुपए तो वो ड्राइवर नहीं देगा, मैं दूंगा, क्योंकि मैं वाइकेरियसली लाइबल हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, वो मेरा नौकर है, मेरे यहाँ पे काम करता है। तो प्रिंसिपल और सर्वेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी का रोल बहुत अहम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, बस हो गए, यही है, इसके बाद कुछ है नहीं खास, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया हो।